कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। नफरत वाली ताकतें मजबूत होकर के बैठी हैं, तो हमें अपने गिरेबान में झांकना तो पड़ेगा कि जिस दिन हम एक यूनिट बन के, एक ताकत बन के लड़ें, तो नफरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो हमें हरा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत हमेशा हार जाती है, नफरत जीत क्यों रही है? क्योंकि नफरत कलेक्टिव होकर के, एकजुट होकर के कोशिश कर रही है, और मोहब्बत के जो अलंबरदार हैं, जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के मगन हैं, खुश हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया हम ही से चल रही है, हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और इस चक्कर में एक एक करके सब हारे हुए, थके हुए अपने घरों में बैठे हैं। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नफरत के खिलाफ पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा। वो नफरत को फैलाने के इतने असंख्य हथियार हैं उनके पास। हम आप यहां भाषण कर रहे हैं, उनका पूरा एक आईटी सेल बैठा है, आपके कौन से बयान को कहां काट करके कहां पहुंचा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस देश में तकरीबन 350 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और तकरीबन 563 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। हमको आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का कैसा दुरुपयोग करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हम अपनी दुनिया में मगन होकर के हमें लगता है कि नहीं, संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। उधर अमेरिका से हमारे बेटों को बेड़ी और हथकड़ी लगा करके देश में भेजा जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप का नारा लगा रहे हैं। हालात वैसे नहीं है जैसा आप समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने भाषणों में हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है, तो पहले आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है, आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से, मैं खुद लंबा सा सफर तय करके, कई कार्यक्रम इधर उधर करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है और अल्पसंख्यक विभाग के विशेष तौर से पदाधिकारियों से बातचीत करनी है। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत उपजाऊ है और कांग्रेस की विचारधारा के लिए बहुत मुफीद इलाका है, क्योंकि ये गांधी का इलाका है, ये गोडसे का इलाका नहीं है। इसलिए अगर आप सबने प्रण लिया, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए नरकटियागंज वालों, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों, हमारे महिला कांग्रेस की जो साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे एनएसयूआई के जो साथी हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हमारी मेन कांग्रेस की जो बॉडी है, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सारे लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हर दिन आपके लिए जब भी आप कहेंगे हम उपलब्ध हैं, लेकिन आपको
एक रोड मैप तो आने वाले दिनों के लिए बनाना पड़ेगा, तब आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। मेरे भाई, यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान को जब फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सारे शोरगुल से चुपचाप सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग मेरे साथ जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना, शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। लात तो हमको आपको भी मारी जा रही है ना पिछले कुछ वर्षों से। कभी महंगाई की लात पड़ रही है, कभी नोटबंदी की लात पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात पड़ रही है, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, अखिलेश भाई राहुल गांधी के सिपाही हैं, और हम सारे लोग राज्यसभा में, देश की संसद में, सड़क से संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर, प्रियंका जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। आपका साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत जरूरी लोग हैं। हम यहां 3-4 फीट ऊपर मंच पर बैठे हैं और आप नीचे 4 फीट बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका अस्तित्व जो है वो कमतर है। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे 2 तराजू है, एक आप हैं, एक ये इस तरफ है, और ये तराजू का एक पलड़ा थोड़ा सा ऊंचा है, आप नीचे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है, झुका होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। और आपसे साथियों मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान महज एक किताब नहीं है, इसमें महज कुछ पन्ने नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितने रातें जाग करके अपने खून पसीने से इस संविधान को लिखा था। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के सपने हैं, उस संविधान को कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन उसका विरोध करते रहे, तिरंगे का विरोध करते रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब वो इक्तिदार पर आए हैं, सत्ता पर आए हैं, तो एन केन प्रकार उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। नए नए बिल लाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, जनता के विरोध में सारे काम किए जा रहे हैं, और मैंडेट चूंकि उनके पास है। और इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ा सा नरमी आई थी, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 राज्य जीत गए, तो मनोबल इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ देश की संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अहंकार में डूबी हुई है। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, अखिलेश भाई के साथ मिलकर के पूरा अल्पसंख्यक विभाग पूरे प्रदेश में, बिहार में जिस मजबूती के साथ आवश्यकता है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के, कांग्रेस कमेटी के कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे प्रदेश के एक एक जनपद में, एक एक विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और चुनाव के दौरान तो हम लोग आएंगे ये चुनाव प्रचार में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से एक रोड मैप बने। अध्यक्ष जी, आप निर्देशित करें हमारे स्टेट चेयरमैन साहब को, हमारे प्रभारी जी को, और उसके बाद जहां भी आवश्यकता लगती है। मुझे खुशी है कि आपने माइक पर यह बात बताई कि मेरा बिहार से एक जज्बाती लगाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार से मुझे एक जज्बाती लगाव है। इसीलिए जब भी मुझे देश की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि बिहार के जो भी मुद्दे हैं उनको अपने भाषण में जरूर समेट सकूं और सदन के पटल पर रख सकूं। कुछ बातें हैं
15 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट का समय मिलता है, जो आप कह देते हैं, कुछ जो छूट जाती है वो मैं कह देता हूं। यही एकजुटता तो हमें आगे ले जाएगी। इसी एकजुटता की तो आवश्यकता है और इसी एकजुटता को अपनाने की जरूरत यहां चंपारण के हमारे लोकल नेताओं को भी है कि आप अपनी दुनिया में मगन बने बैठे रहिए, लेकिन अंततोगत्वा एक वोट से भी अगर सत्ताधारी लोग जीत जा रहे हैं तो हार है। उसी देश की पार्लियामेंट में जो 48 वोट से, सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीत के सांसद बन के आया है वो भी बैठता है, और हमारा एक सांसद है जो 10.5 लाख वोट से असम से जीत के आया है वो भी बैठता है। तो जीत है और हार है। और लोकतंत्र नंबर का खेल है। चुनावी प्रणाली जो है वो नंबर का खेल है, कितने सर, कितने मतदाता, कितने वोट। तो इस गणित में आपको गुणा गणित तो बिठाना पड़ेगा। अपना ईगो, अपना जबरदस्ती का जो एक ईगो है उसको किनारे रख करके संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। कोई दूध का धुला नहीं है। हम सब में से कोई बहुत राजनीतिक तौर पे कोई बहुत बड़े दिल का हो सकता है, सारे लोग होता है कि नहीं होते, लेकिन जब राजनीतिक नतीजों का दौर आ रहा है तो फिर लोगों को स्पेस दीजिए, लोगों को साथ जोड़िए, एकजुट करके साथ लेकर के चलिए। और पूरे बिहार में मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूं अध्यक्ष जी। पटना से उतर करके यहां तक आते हुए, यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं, कल शाम से लेकर के अब तक जितना मैंने इनसे बात किया है, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बीपीएससी के जो छात्र हैं, नौजवान, पेपर लीक की शिकायत करने के लिए जब सरकार की चौखट पर गए तो उनके पीठ पर जो लाठियां बरसी हैं उसका जख्म अभी सूखा नहीं है। वो तैयार हैं इस बात का बदला लेने के लिए। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं यह गन्ना किसानों का इलाका है, और किस तरह से उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। यहां का किसान इस बात से नाराज है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस देश का किसान और खास तौर से बिहार का किसान आज तक नहीं भूला है कि किस तरह एमएसपी की लीगल गारंटी मांगते हुए 700 जवानों को, किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तब सेंटर की सरकार को यह एहसास हुआ कि वो जो कृषि कानून लाए थे वो काले हैं, और उनको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हुए। इतनी कुर्बानी तो एक साथ जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भी नहीं ली थी जितना इस सरकार ने किसानों की कुर्बानी ली है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। यह किसान विरोधी सरकार है, यह नौजवान विरोधी सरकार है। पिछली बार आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी तो किस तरह युवाओं को नौकरी देने का काम किया था बिहार की महागठबंधन की सरकार ने। अगर बिहार का युवा चाहता है कि फिर से नौकरी आपको मिले, किसान चाहता है कि उसके सम्मान की राशि उसे मिले, किसान चाहता है कि उसके कर्जे माफ किए जाएं, तो एक बात याद रखना, अगर इनकी सरकार बनी तो अंबानी और अडानी के कर्जे माफ होंगे। अगर आपकी सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ होंगे, मजदूरों के कर्जे माफ होंगे, गरीबों के कर्जे माफ होंगे। यह बुनियादी अंतर है भाजपा और कांग्रेस की सोच में, यह बुनियादी अंतर है नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की सोच में। मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूं 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है उनके पैर के छाले, मैंने देखा है उस आदमी की मेहनत। उस आदमी ने बस एक नारा लगाया 4000 किलोमीटर चलते हुए कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक मीडिया के साथी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से देश बदल जाएगा? हमने कहा बिल्कुल बदल जाएगा। जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उस वक्त भी कोई नहीं मान रहा था कि अंग्रेज देश छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है तो लोग आज भले ना मान रहे हो, लेकिन कुछ दिन में लोगों को यह एहसास होगा कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को जाना पड़ा था, वैसे ही भारत जोड़ो आंदोलन से आज वाले अंग्रेजों को भी जाना पड़ेगा, सत्ता से उतरना पड़ेगा। और यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी, क्योंकि हम जानते हैं राहुल गांधी जी की मंशा और उनकी नीयत कितनी साफ सुथरी है। राहुल जी जानते हैं टास्क उन्होंने लंबा लिया है,
पहले 4000 किलोमीटर, फिर 6700 किलोमीटर, क्योंकि वो जानते हैं इस देश में नफरत कम करना पड़ेगा। जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। भाजपा नफरत फैलाने का हर दिन प्रयास कर रही है संस्थानिक तौर पर, और एकजुट प्रयास कर रही है। हमें भी मोहब्बत के लिए एकजुट प्रयास करना पड़ेगा नरकटियागंज वालों। हाल क्या होगा मुनाफिक से मोहब्बत करके, अरे वाह, हाल क्या होगा मुनाफिक से मोहब्बत करके, हम भी देखेंगे जरा आपकी सियासत करके। वाह 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 वाह। हाल क्या होगा मुनाफिक से मोहब्बत करके, हम भी देखेंगे जरा आपकी सियासत करके। इसलिए कहते हो दुनिया में वफादार नहीं, इसलिए कहते हो दुनिया में वफादार नहीं, तुमने देखा ही नहीं हमसे मोहब्बत करके। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इतने ही लोगों को शायरी समझ में आ रही है, और इसमें एक आध जो 10-12 साल 14 साल के बच्चे भी बीच बीच में बैठे हैं। एक बच्चा बैठा है, पलक भी ऐसे खोले हुए, झपक भी नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा बीच बीच में पलक वलक झपकता रहे, वरना कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो जरा सा तालियां बजाइए सब लोग, तब तक लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं। खुद को इतना भी तलबगार नहीं करना था। आहा, खुद को इतना भी, खुद को इतना भी तलबगार नहीं करना था। बात करनी थी मगर प्यार नहीं करना था। खुद को इतना भी तलबगार नहीं करना था। बात करनी थी मगर प्यार नहीं करना था। वो तो तू खुद ही मेरे सामने आया वरना। हाँ क्या हुआ? वो तो तू खुद ही मेरे सामने आया वरना यार मुझको तेरा दीदार नहीं करना था। वाह 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 वाह। वो तो तू खुद ही मेरे सामने आया वरना वाह 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 यार मुझको तेरा दीदार नहीं करना था। क्या इसमें आ जाते हैं अब देख ले अरे गहरे। वाह वाह वाह। इसमें आ जाते हैं अब देख ले अरे गहरे। अपने दिल को तुझे बाजार नहीं करना था। वाह वाह वाह। हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं। हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं। हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं। हम नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं। वाह 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 वाह। हर वसीले को जमाने से जुदा सोचते हैं। हम नई नस्ल के बच्चे हैं नया सोचते हैं। इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको। इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको। हम कहाँ कुछ भी कमाने के सिवा सोचते हैं। इतनी फुर्सत ही नहीं देती गरीबी हमको। हम कहाँ कुछ भी कमाने के सिवा सोचते हैं। ये ताल्लुक भी निभाते हैं तो गैरों जैसा। ये ताल्लुक भी निभाते हैं तो गैरों जैसा। मेरे अपने ही मेरा अब तो बुरा सोचते हैं। ये ताल्लुक भी निभाते हैं तो गैरों जैसा। वाह वाह वाह। मेरे अपने ही मेरा अब तो बुरा सोचते क्या हैं। कहना? खा गया मेरी मोहब्बत को भी रुतबा उनका। हाँ, खा गया मेरी मोहब्बत को भी रुतबा उनका। खा गया मेरी मोहब्बत को भी रुतबा उनका। खैर माँ बाप तो बच्चों का भला सोचते हैं। वाह 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 वाह। खा गया मेरी मोहब्बत को भी रुतबा उनका। क्या कहना? खैर माँ बाप तो बच्चों का भला सोचते हैं। एक मुद्दत से कज़ा करके नमाजें हम लोग। एक मुद्दत से कज़ा करके नमाजें हम लोग। एक मुद्दत से कज़ा करके नमाजें हम लोग। वाह। क्यों मुकम्मल ही नहीं होती दुआ सोचते हैं। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना? इधर मुखातिब करना है। ये जरा सा इधर भी देख लो एक बार। हाँ ठीक है, अब सही है। अब दाद देनी पड़ेगी आप लोगों को। जी पढ़े बेटा पढ़े।
जो जैसा था उस शख्स को वैसा नहीं समझा, जो जैसा था उस शख्स को वैसा नहीं समझा, शायद मैंने जीने का सलीका नहीं समझा। वाह 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 वाह। जो जैसा था उस शख्स को वैसा नहीं समझा, शायद मैंने जीने का सलीका नहीं समझा। ले दे के मेरे पास महज तुम ही थे अपने, ले दे के मेरे पास महज तुम ही थे अपने। क्या कहना? तुमने भी मेरी जान मुझे अपना नहीं वाह 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 वाह। ले दे के मेरे पास महज तुम ही थे अपने, तुमने भी मेरी जान मुझे अपना नहीं समझा। एक तुमसे ताल्लुक को निभाने की ही खातिर, एक तुमसे ताल्लुक को निभाने की ही खातिर, एक तुमसे ताल्लुक को निभाने की ही खातिर क्या क्या नहीं झेला मैंने, क्या क्या नहीं। अरे वाह 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 वाह। ऐसे वो जाने लगा मुझको दिलासा देकर, क्या कहना? ऐसे वो जाने लगा मुझको दिलासा देकर, जैसे बच्चे को कोई जाए खिलौना देकर। वाह। ऐसे वो जाने लगा मुझको दिलासा देकर, जैसे बच्चे को कोई जाए जैसे बच्चे को कोई जाए खिलौना देकर। वाह। सारे हमराज वफादार नहीं होते हैं। क्या कहना? सारे हमराज वफादार नहीं होते हैं। सारे हमराज वफादार नहीं होते हैं। क्या कहना? मुझको समझा ही दिया दोस्त ने धोखा दे। वाह 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 वाह। सारे हमराज वफादार नहीं होते हैं। क्या कहना? मुझको समझा ही दिया दोस्त ने धोखा देकर, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे। क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे। आज महसूस हुआ घर का किराया देकर। वाह 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 वाह। क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे, आज महसूस हुआ घर का किराया देकर। मुझे अपना बताकर जा रहा है, मुझे अपना बताकर जा रहा है। क्या कहना? दिलासा क्यों दिलाकर जा रहा है। वाह वाह वाह। मुझे अपना बताकर जा रहा है। क्या कहना? दिलासा क्यों दिलाकर जा रहा है। उसे जाना है तो खामोश जाए। वाह। उसे जाना है तो खामोश जाए, उसे जाना है तो खामोश जाए। तमाशा क्यों बना कर जा रहा है। वाह वाह वाह। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले। क्या बोलता मिश्रा हुआ है। वाह। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। वाह वाह वाह। कैसे वाह वाह। कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। अब शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। तालियां थोड़ी कमजोर है लगता है, या मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं। अगर हैं तो जरा बताइए। और ये शेर एक और पढ़ती हूँ, सुनिए कि मेरी बदनामी का सामान किया करते हैं। शायरी को जो पसंद करते हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी, सुनिएगा। मेरी बदनामी का सामान किया करते हैं,
मिटाने वाले, वाह 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 लिख के वाह वाह। मेरा नाम मिटाने वाले। और ये शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है आपके मन तक पहुंचेगा, कि अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना। दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले, दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। गजल खत्म हो गई, ताली बजाइए। एक मर्तबा मुशायरा में इस तरीके से निजामत में कर रहा था तो एक चिट्ठी आई मेरे पास, उसमें यह लिखा था कि ये ऐलान कर दें कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब, इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं, बस ऐसे ही रहो मेरी जान, मज़ा आ जाएगा। कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है, उसे देखें, उसकी मेडिकल हेल्प करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। क्या कहने सर? ये मैंने पहला शेर सुनाया है, ऐसे मुझे आपको 150 शेर सुनाना है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप खामोश रहें, सिर्फ मैं बोलूं। और अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे सुनाना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह सुना कर जाऊंगा। बहुत मुश्किल से हाथ आता है, राहत इंदौरी आसान नहीं है, आपकी मिट्टी का बना हुआ है। तो राहत इंदौरी कितना मासूम, इतना आसान नहीं समझिए आप खुदा के लिए। अगर मैं आया हूँ तो यह खजराने वालों को सोचना चाहिए कि राहत इंदौरी आपके बीच में खड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा था दोस्तों कि आज हमारे जो मुशायरे के मेरा ख्याल है 4-5 लोग हैं, सिर्फ 4-5 लोग, सिर्फ 4-5 लोग हैं। पास वाला अगर उसको जूता ना मार सके तो यहां से भेजूं किसी को। आप खामोश कीजिए अपने आप को। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आज इस माइक से 4-5 मरतबा ये कहा गया कि राशिद नाम का बच्चा या एजाज नाम का बच्चा या यूसुफ नाम का बच्चा कहीं भीड़ में गुम हो गया है, तो उसे ढूंढे, अगर मिल जाए तो यहाँ तक लेकर आ जाइएगा। एक मरतबा मुशायरा में इस तरीके से निजामत में कर रहा था तो एक चिट्ठी आई मेरे पास, उसमें यह लिखा था कि ये ऐलान कर दें कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब, इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं, बस ऐसे ही रहो मेरी जान, मज़ा आ जाएगा। कि इब्राहिम साहब जहाँ कहीं हों अपने घर चले जाएं, उनका बच्चा दीवार से गिर गया है, उसे देखें, उसकी मेडिकल हेल्प करें और उससे ये भी पूछें कि 2 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। इजाज़त है? मैंने सिर्फ इसलिए कि आप ज़रा सा जाग जाएं तो मैं शायरी पढ़ना शुरू कर दूँ। तेरी परछाई मेरे अंदर से नहीं जाती है,
तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। देखिए, मैं पढ़ना को जोर चाहता था, लेकिन सब ये आपकी चिल्ला चोट ने गड़बड़ करवा दी है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है, एक मुलाकात का जादू जो उतरता ही नहीं, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू जो उतरता है। अब अगर इजाजत है, आप सुनने लग गए हो, तो जो मैं पढ़ना चाहता था पढ़ना शुरू कर दूं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने सर? मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। मैं शायर दोस्तों शेर सुनेंगे। जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं, मैं अपने फूल लेकर आ गया हूं किस इलाके में। मैं अपने फूल लेकर आ गया हूं किस इलाके में। यहां के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। यहां के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, सुने दोस्तों, जो चक्की चल रही पूरे हिंदुस्तान में, जो चक्की चल रही है, उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। दोनों पार्ट, सब दो ही पार्ट हैं सिर्फ। मेरी शायरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। जो चक्की चल रही है, मेरे बहुत से शायर दोस्त माइक पर आकर कहते हैं कि शायरी इशारों की बात है। मेरी शायरी इशारों की बात नहीं होती। मेरी शायरी बिल्कुल खुली हुई है। आप शायद दोनों पार्टों को समझ गए होंगे। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान हैं वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और ये आवाज़, ये खामोशी की जो आवाज़ है, सारी दुनिया में पहुंच गई है दोस्तों। यूरोप और स्पेन के संसद तक पहुंच गई शाहीन बाग की आवाज़ और बड़वाली चौकी की आवाज़। मैं शेर सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। वो हमको बेईमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से ये यार, ये मेरे अंदर से बहुत ही, मेरा ख्याल है कि ये पहला तजर्बा मेरा ही नहीं, मेरे शायर, तमाम जितने शायर यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का यही तजर्बा होगा। मैं एक शेर पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मैं आखिरी शेर पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ, ये सुन ले आप। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है
जिसे ईमान कहते हैं। मेरी एक आखिरी बात सुनकर मैं वापस बैठ रहा हूँ, मैं अपना कलाम अब नहीं सुना रहा हूँ। ये मेरे एक दोस्त, हमारे आपके साथी अरब अली पटेल साहब मेरे घर पर आज के आपके मुशायरे का दावतनामा लेकर आए थे। मेरी दोस्त मोहतरमा गीता चिश्ती ने भी मुझसे कहा और मैं यहाँ पर हाजिर हो गया। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट आई, वो मुझ तक भी आई, उसमें बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि ये मुशायरा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसका जवाब मुझे नहीं देना, उसका जवाब दे चुके हैं अरब साहब। एक सवाल मेरे लिए था और वो सवाल ये था कि राहत इंदौरी चूँकि इसी शहर के हैं तो शहर वालों को पता चलना चाहिए कि उन्हें कितना पैसा दिया गया है, और अगर पैसा दिया गया है तो उन्हें ऐसे मौके पर कि जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा है तो उन्हें जो एहतजाज हो रहा है वहाँ पर दे देना चाहिए। मैं ये बताना तो घटिया और छोटापन होगा कि अरब अली साहब ने मुझे कितना पैसा दिया है। सच्चाई ये है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले आकर मेरे घर पर मेरा पैसा दे दिया है। वो जितना भी हो, आज इस आस्थाने से या अरब अली पटेल साहब से जो पैसा मुझे मिला है, मैं पूरे शहर के सामने वादा करता हूँ कि उसमें से एक पैसा भी न रखूँगा, बल्कि जहाँ जहाँ मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं मैं उन्हें पैसा उनको दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुने, कहता हूँ कि आँख में पानी रखो, ये नौजवान गिराह बांध के रख ले मेरे शेर का। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंख में बिल्कुल बहुत अच्छी दाद है, इतनी इससे भी कम होगी तो चलेगी, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आना चाहिए। बस दाद ना देंगे तो भी चलेगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। आपको कोई आपकी दाद की मुझे ज़रूरत नहीं है। कह रहा हूँ कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज़ हूँ जिसकी है हुकूमत को तलब। शायरी सुनने अगर 2% भी लोग आए हैं तो शेर लेकर जाएं। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलब। दोस्तों, मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। कह रहा हूं कि लवें दियों की, ये किसी भी शाहीन गार्डन पर ले चलना मेरे शेर को। कह रहा हूं कि लवें दियों की हवा में उछालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने दोस्तों, ये शायरी आज की नहीं है, लेकिन आज के लिए हो गई है, इसलिए सुना रहा हूं। और आप इसे भी अगर याद कर लेंगे तो आपका एहतजाज दुगना हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं कह रहा हूं कि तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने दोस्तों, के कहा है कि सियासतों के कने बकपरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं।
अरवली साहब बैठे हैं क्या यहाँ? घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, यहां मकबरों में रखे हैं। बेगूसराय, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, सारे एहतजाजों में शिरकत करके आया हूं। मेरी अपनी आंखों से देखा है मैंने। सुन ले शेर के घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपसे कोई आकर पूछता है कि डॉक्यूमेंट बताइए, तो डॉक्यूमेंट में बताता हूं आपको, आप बता देना डॉक्यूमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें बता देना कि ये है डॉक्यूमेंट। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। इससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट शायद किसी के पास नहीं होगा जितना बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं। आप तैयार हो गए कि हाँ साहब हमारे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके पास है। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। बड़ी, मेरा ख्याल है ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी का पहला मौका है जो ये काम आपने मुझसे करवा लिया है। मैं कभी फरमाइशें भी पूरी नहीं करता और इस तरीके से आने जाने का नाटक भी नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए कि जिस मिट्टी के आप बने हुए हैं उसी मिट्टी का मैं भी बना हुआ हूँ। इसी मोहब्बत की वजह से मैं वापस आ गया, वरना ये हो जाता कि राहत इंदौरी नहीं है। एक गज़ल ऐसी है, ये भी कोई 30-35 बरस पहले कही गई थी, लेकिन ये गज़ल आज पूरे हिंदुस्तान के एहतजाज का टैग लाइन बन गई है। और मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग फरमाइश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि वो गज़ल मैं पढ़ दूँ। आम तौर पर मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता, लेकिन ये चूँकि मेरे घर का मामला है तो ये गज़ल के 4-5 शेर पढ़ दूँ ताकि ऐसा भी न लगे अरब साहब को। अरब अली साहब बहुत मोहब्बतों के आदमी हैं, इन्होंने बहुत मोहब्बतों से मुझे याद किया है, तो ऐसा भी नहीं लगे कि यार सब बगैर सुनाए चला गया। ये गज़ल आप सुन लें पूरी दिल से, तबीयत से, मोहब्बत से। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मियां लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी। एक शेर जरा बारीक है, मजे का शेर है, मजा लीजिएगा। कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ पूरे देश में, मेरी नज़रों से भी गुजरा, मैंने भी देखा। तो उसमें एक साहब तकरीर करते हैं बड़ी जोशीली, और वो कहते हैं कि एक उर्दू का एक शायर है
राहत इंदौरी नाम का, वो जिहादी है। तो मैं चक्कर में पड़ गया कि यार मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे मालूम ही नहीं कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, बहुत सोचता रहा, अपने आप से सवाल करता रहा, सोचता रहा कि कहीं कुछ जिहाद विहाद का काम किया तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया मैं। खुदा की कसम सारी रात गुजार दी मैंने करवटें लेते लेते, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। फजर की अजान हो गई तो अल्लाह से लो लगाई कि मेरे अल्लाह तू ही मदद कर, तू ही कुछ इशारा फरमा दे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है और ऐसा लगा कि वो मुझे ये कह रही है कि राहत इंदौरी, तुम यार जिहादी तो नहीं हो लेकिन यार कुछ अलग हो। तो मुझे यही जो क्लू था, यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं कुछ अलग हूं। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, इस हिंदुस्तान में ही मैं पैदा हुआ हूं, इसी हिंदुस्तान में हम दफन कर दिए जाएंगे, इसी मिट्टी का पैबंद हो जाएंगे। एक शेर मैंने लिखा, मैं नहीं चाहता कि वो वायरल हो, लेकिन हिंदुस्तान के एक एक शख्स तक पहुंच जाए तो खुदा की कसम ये एहतजाज सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। हम कौन हैं? मैंने शेर ये लिखा कि मैं जब मर जाऊं, एक एक शख्स, जितने भी लोग बचे हैं या हैं, मेरे इस बात की तायीद कर देना खुदा के लिए। कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख दें। यहां कोई प्रेस कल नहीं छापेगा, लेकिन अगर कोई ईमानदार प्रेस वाला हो, कोई सहाफी हो, जबकि नामुमकिन है कि कोई सहाफी ईमानदार भी अभी होता इस दौर में, अगर हो तो मेरी ये दोनों लाइनें सुना देना कि खजराने के नाहर शाह वली बाबा के उर्स में मुसलमानों की मौजूदगी में एक मुसलमान शायर ये पढ़ रहा था, कह रहा हूं कि अगर मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वहीं पर आ जाइए कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। यार इस गजल के बाद 2 शेर और सुनाऊंगा, अगर आप लोग कह देंगे कि हाँ, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये कहिए कि इंशाअल्लाह। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, मियाँ सभी का खून है शामिल। मुझे बेहद अफसोस है कि मीडिया के लोगों ने या कुछ गिने चुने लोगों ने इस शेर को ये करार दे दिया कि ये एक मुसलमान का शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये शेर मुसलमान का नहीं है, ना ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है, ना ये सिख का, ना ईसाई का। हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर लम्हा, हर पल अपनी जान देने के लिए खड़ा हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब हैं। मैं शेर कह रहा हूं कि सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस आखिर में आधा मिनट और दे दीजिए। पिछले दिनों बस बोलो, मैं बोलोगे तो बैठ जाऊंगा, बोलोगे तो बैठ जाऊंगा। मैं यस कर रहा था कि पिछले दिनों इस बात पर बोलना मुझे बहुत ज़रूरी है। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म के माने बदल दिए। मेरे शायर दोस्त बैठे हैं, इसलिए ख़ास तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि पूरे माने बदल दिए। ये लोग
ना उर्दू जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, जो समझ में आता वो कह देते हैं। गीता में लिखा है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया में जितने लोग बसते हैं वो एक कुनबे और एक ख़ानदान के लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम इसलिए कि वो जाहिल हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि फैज़ ने क्या कहा था। मैं फैज़ की दिफा में कुछ भी शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं हर उस शायर की दिफा में तायीद में शेर पढ़ रहा हूँ जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ज़ुबान में जुल्म के खिलाफ बोल रहा है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, 2 शेर हैं, 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपको दुआ। कह रहा हूँ उठा शमशीर, ये दोनों पार्ट की तरफ इशारा है। मेरी गज़ल इशारों कनायों में बात नहीं करती है। अपनी आवाज़ ज़माने को सुनाने के लिए घर से जब निकलो तो 2-4 धमाके रख लो। ये राहत इंदौरी है। इशारों में जब बात करती थी गज़ल, जब लाल किले में घुंघरू बांधकर मुग़ल दरबार में रक़्स किया करती थी। ये राहत इंदौरी का ज़माना है। उठा शमशीर, मज़ा लेना, सुन के बता देना, अच्छा लगे, मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार शेर सुन लिए मेरे। कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा, क्या चाहता है, क्या लेगा, क्या लेगा। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर, राहत इंदौरी का एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे, क्या लेगा। ये गर्दन, ये सर, क्या लेगा। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे। तू समझता है कि शायर है, ये कर क्या लेगा।